morning students, myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education. Today, in this video, I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 2, Principles of Management. Dear students, लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट किए हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूएल ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं वो क्या है। हेनरी फ्यूएल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए। 14 प्रिंसिपल्स में से फर्स्ट प्रिंसिपल है डिविजन्स ऑफ वर्क, सेकंड वन इज ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड वन इज discipline, fourth one is unity of command, fifth one is unity of direction, sixth one is subordination of individual interest to the general interest, seventh one is remuneration of personnel, eighth one is centralization, ninth one is scalar chain, 10th one is order, 11th equality, 12th one is stability of the personal tenure, 13 initiative, and 14 and last one is esprit de corps. Now we see in details. First one is divisions of work. हेनरी फ्यूएल ने अपने प्रिंसिपल में ये बताया है कि आप जो मैनेजमेंट करते हो वो स्मार्ट और मॉडर्न मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपको खास ध्यान में रखना है डिविजन्स ऑफ वर्क। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि मैनेजमेंट जब आप करते हो तो आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि कंपनी के अंदर मैनेजर और उसके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी ऑलवेज इंक्रीज हो, ऐसा मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अंदर और भी कुछ दिया गया है। इन द मैनेजमेंट a weightage is given on the higher efficiency of employees and managers. मैनेजर और एम्प्लॉयज के ऊपर हायर वेटेज जो है वो रखा गया है। आगे और कुछ दिया गया है, अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो आप बेस्ट यूज जो है वो रिसोर्सेज के कर पाओगे। आपके पास कम रिसोर्सेज होगा तो भी आप उसका बेस्ट यूज कर पाओगे। आगे दिया गया है मोreover divisions of work is necessary to increase efficiency of employees and manager. अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ही आप जो है बेस्ट मैनेजमेंट कर पाओगे। और मैनेजमेंट जब आप करते हो तब आपको खास ये ध्यान में रखना है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज है तो उस स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज का बेस्ट यूज कहाँ पे किया जाए ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास अकाउंटेंट है और आपने उसे सेल्स की पोस्ट में शिफ्ट कर दिया तो वो सेल्स में कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेल्समैन को अगर आप अकाउंट में डाल दोगे तो अकाउंट में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो स्पेशलाइजेशन का बेस्ट यूज कैसे करना है वो हेनरी फ्यूएल ने इस फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर बताया। सेकंड वन इज ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। कंपनी के अंदर आप स्टाफ को हायर करते हो, अपॉइंट करते हो तो अपॉइंट करते वक्त उसे रिस्पांसिबिलिटी भी आप देते हो, लेकिन जब आप रिस्पांसिबिलिटी देते हो तो रिस्पांसिबिलिटी के साथ उसे पावर भी प्रोवाइड करो। ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी दोनों ही आपको देना पड़ेगा। रिस्पांसिबिलिटी और पावर दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो आप बेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। टेक्स्ट बुक में दिया गया है पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। जिस तरीके कॉइन के अंदर हेड और टेल होता है उसी तरीके से कंपनी के अंदर रिस्पांसिबिलिटी एंड पावर ये दोनों की जरूरत अराइज होती है। आगे दिया है पावर विदाउट रिस्पांसिबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी विदाउट पावर आर इनकम्प्लीट। इन दोनों के बिना आप कुछ भी कंपनी के अंदर नहीं कर सकते। आगे आपको दिया गया है व्हेन अ पर्सन इज असाइन्ड अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सेम जॉब एट अ सेम टाइम पावर असाइन्ड इज एसेंशियल। जब आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हो तब आप उसे रिस्पांसिबिलिटी तो देते हो, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी के साथ आप उसे पावर नहीं दोगे तो वो कुछ भी कंपनी के अंदर नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्यूएल ने ये बताया है सेकंड प्रिंसिपल के अंदर कि आप अपने एम्प्लॉइज को रिस्पांसिबिलिटी तो भले ही दो पर उसके साथ उसे पावर भी प्रोवाइड करो। साथ में ये बताया है कि जब आप एम्प्लॉइज को हायर करते हो तब आप एम्प्लॉइज के अंदर ये सारी की सारी स्किल्स चेक करो। क्या नॉलेज, एम्प्लॉइज के पास नॉलेज कितना है,
एक्सपीरियंस कितना है, वो किस फील्ड के अंदर मास्टर है, क्वालिफिकेशन क्या है। अगर उसने सीए किया है तो वो अकाउंट की पोस्ट के लिए परफेक्ट पर्सन है, तो आप उसे सेल्स में नहीं डाल सकते। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा जब आप हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स यूज करते हो तब। तो हेनरी फ्यूल ने सेकंड प्रिंसिपल्स में क्या बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी दोनों ही आप जो है वो प्रोवाइड करो। नाउ थर्ड वन इज डिसिप्लिन। कंपनी के अंदर ज्यादा जो है वो स्टाफ होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर 1500 से लेकर 2000 तक एम्प्लॉइज होते हैं। तो उस एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए आपको कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाने पड़ेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो ही आप जो है कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। डिसिप्लिन अगर कंपनी के अंदर होगा तो आप जो है अपने गोल के अकॉर्डिंग वर्क करवा सकते हो। आगे दिया गया है optimum use of equipment and consistency of activity are a very much necessary for the industrial discipline। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाओगे या डिसिप्लिन जो है कंपनी के अंदर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, एम्प्लॉइज जो है वो अपनी तरीके से उसे जैसे ठीक लगे वैसे वो कंपनी के अंदर बिहेव करेगा। एम्प्लॉइज को डिसिप्लिन में रखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे दिया गया है डिसिप्लिन से एक आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। कैसा एनवायरनमेंट, हार्मोनी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, फीलिंग्स भी ला सकते हो। कैसे, डिसिप्लिन के थ्रू। कंपनी के अंदर डिसिप्लिन होंगे तो कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है डिसिप्लिन नहीं होते तो उस जगह पर कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट होते। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े, एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच बार बार डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं। ये ना हो इसलिए कंपनी के अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं, हर एक फील्ड के अंदर जरूरी है। चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या तो फिर कंपनी हो, या तो फिर बैंक हो, हर एक जगह पर डिसिप्लिन का होना जरूरी है। नाउ फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। इस पॉइंट के अंदर यह बताया है कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के ऊपर एक ही टॉप लेवल का पर्सन होना चाहिए, और वो ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो वो अकेला ही उसे ऑर्डर करे। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉइज के ऊपर 2 से ज्यादा टॉप लेवल के पर्सन होते हैं और वो सब लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं, तो क्या होगा, वो खुद कंफ्यूजन में आ जाएगा कि भाई मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं और किसका ऑर्डर फॉलो ना करूं। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो सिंगल ही होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में दिया गया है एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। एक से ज्यादा सुपीरियर होगा कंपनी के अंदर तो उस सुपीरियर के ऑर्डर को एम्प्लॉइज जो है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। आगे दिया गया है this principle show that employees should get a order from any one superior for a job activity। एक ही सुपीरियर होना चाहिए और वो अकेला ही नीचे जितने भी स्टाफ मेंबर है उसको ऑर्डर करे और उसके अलावा कोई भी ऑर्डर ना करे। अगर इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड कंपनी के अंदर होगा तो क्या होगा कि आप डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाओगे और बेस्ट वर्क टाइम जो है वो एम्प्लॉय से निकलवा सकते हो। ये भी प्रिंसिपल किसने दिया है, हेनरी फ्यूल ने ही दिया है। नाउ फिफ्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टिव एक्टिविटी है। कलेक्टिव एक्टिविटी तो है बट मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें पर्सन के बीच और डिपार्टमेंट के बीच जो है बेस्ट रिलेशन होने चाहिए। कभी भी कंपनीज के अंदर पर्सन के बीच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो क्या होगा, कंपनी जो है कंपनी का जो गोल है वो गोल अचीव होगा नहीं। आगे दिया गया है और किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप का जो भी इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल ग्रुप का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इंटरेस्ट पूरी की पूरी जनरल कंपनी का एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए। अकेला एक पर्सन ऐसा सोचता है, इंडिविजुअल पर्सन, कि मेरी कंपनी को इतना प्रॉफिट होना चाहिए, अकेला पर्सन सोचेगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पूरी की पूरी कंपनी की टीम ये सोचेगी कि हमें कंपनी को इस लेवल तक लेके जाना है तो आप जो है कंपनी का गोल जो है वो अचीव कर पाओ। दिस इज अ सिक्स्थ प्रिंसिपल।
नाउ सेवंथ वन इज रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रिम्यूनरेशन यानी कि क्या कि एम्प्लॉइज काम करते हैं तो काम के बदले में उसे कुछ ना कुछ जो है वेज या सैलरी प्रोवाइड करना, ये क्या है उसकी रिम्यूनरेशन है। तो टेक्स्ट बुक में दिया है रिम्यूनरेशन मींस अ रिटर्न अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कंपनीज के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न पे किया जाता है उसे कहते हैं रिम्यूनरेशन। आगे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, रिम्यूनरेशन आपका कैसा होना चाहिए, जो पर्सन कंपनी के अंदर बेस्ट वर्क करता है उसे ज्यादा रिम्यूनरेशन दे। कोई पर्सन ऐसा है कि क्वालिफाइड, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है, तो उसे उस तरीके से रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करना। कोई पर्सन ऐसा है कि वो एक्सपीरियंस है, मास्टर है और उसके पास डिग्री भी है, तो उसे उस तरीके से जो है रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करना। और कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो ओवर टाइम कंपनी के अंदर करते हैं, तो उसे रिम्यूनरेशन उस तरीके से प्रोवाइड करना। तो रिम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, और साथ में ये बताया गया है कि रिम्यूनरेशन से आप जो है वो टर्नओवर रेशियो जो होता है उसे आप कम कर पाओगे। अगर आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को बेस्ट सैलरी दोगे तो आपके एम्प्लॉइज आपकी कंपनी को छोड़ करके दूसरी कोई भी कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। और साथ में रिम्यूनरेशन के साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा प्रमोशन के बारे में। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, तो आप उसका प्रमोशन भी करो, प्रमोशन के साथ उसकी सैलरी भी इंक्रीज करो, उसे इंसेंटिव प्रोवाइड करो, बोनस प्रोवाइड करो, प्रॉफिट शेयर करो, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, ट्रॉफी दो, उसका सम्मान करो। ये सब कुछ करोगे तो आपके एम्प्लॉइज कभी भी आपको छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाएंगे नहीं। तो ये भी प्रिंसिपल किसने प्रेजेंट किया था, हेनरी फ्यूल ने ही प्रेजेंट किया था। नाउ 8.1 इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि क्या कि कंपनी के अंदर पावर अपने पास ही रखना, किसी को भी पावर नहीं देना। सेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर अपने पास रखना, किसी को भी पावर नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी ही देना, ये है सेंट्रलाइजेशन। बट सेंट्रलाइजेशन आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगी, बड़ी कंपनी होगी, तो वहां पर आपका ये सेंट्रलाइजेशन नहीं चलेगा। वहां पर आपको लेके आना पड़ेगा क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। आगे दिया गया है आपको there must be a clarity that to which extent a centralization or decentralization should be done to make a successful management infrastructure। अगर कंपनी के अंदर आपको जो है बेस्ट मैनेजमेंट करना है तो बड़ी कंपनी है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करो, और छोटी कंपनी है तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन अप्लाई करो। नाउ 9th इज स्केलर चेन। स्केलर चेन के बारे में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये दिया है, द प्रिंसिपल एम्फाइज ऑन द क्रिएटिंग चेन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल एम्प्लॉइज। स्केलर चेन यानी कि कंपनी के अंदर चेन होनी चाहिए, जिस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स जो है स्कूल के अंदर भी एक चेन का फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाते हो, क्लास टीचर के पास, उसके बाद प्रिंसिपल के पास, उसके बाद ट्रस्टी के पास। तो ये क्या है, स्कूल के अंदर चैनल है, तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी चैनल होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। इस चैनल का फॉलो करना कंपलसरी होता है, कहां पर, कंपनीज के अंदर। आगे दिया है अगर ये चैनल होगी तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। बॉटम लेवल को कोई भी तकलीफ है तो वो अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर कर पाएंगे, मिडिल लेवल के पास, और मिडिल लेवल स्टाफ मेंबर बॉटम लेवल की प्रॉब्लम कहां पर लेके जाएंगे, टॉप लेवल पर। इस तरीके से चैनल का फॉलो करके आप जो है जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलवा सकते हो। पावर और अथॉरिटी भी चैनल के थ्रू ही दी जाती है। नाउ 10th वन इज ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि आपको जो है कंपनी के अंदर ऑर्डर भी करना पड़ता है, जिस तरीके से कंपनी के अंदर आपको जो है गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे रखना, मशीन कहाँ पे होना चाहिए, ये भी ऑर्डर आपको कौन करता है, आपका सुपीरियर ही करता है। टेक्स्ट बुक में दिया है ऑर्डर यानी कि अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, 2 पैरामीटर्स, रॉ मटेरियल अरेंज एंड सोशल अरेंजमेंट। ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट द एप्रोप्रिएट प्लेस।
रॉ मटेरियल को कौन से प्लेस में रखना चाहिए, उसका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, तो ये भी सोचना पड़ेगा। किसने कहा है? हेनरी फ्यूल ने कहा है। उसी तरीके से स्किल एम्प्लॉइज है, तो स्किल एम्प्लॉइज को किस जगह पर उसे जो है अरेंज करना चाहिए, तो ये भी सोचना पड़ेगा। आपके पास 3 अकाउंटेंट है, तो उस तीनों अकाउंटेंट का बेस्ट यूज कैसे करना है, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड और मास्टर स्टाफ का यूज कैसे करना है, ये सब कुछ अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसा हेनरी फ्यूल ने इस 10th नंबर के प्रिंसिपल्स के अंदर बताया हुआ है। नाउ 11 इज इक्वालिटी। हर एक एम्प्लॉइज के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ जो है वो भेदभाव होना चाहिए नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो, उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इक्वालिटी मेंटेन करना जरूरी। जो कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए, ना तो किसी के लिए कम, ना तो किसी के लिए ज्यादा। आगे दिया गया है 12th वन इज स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल टेन्योर। इसका मीनिंग ये हुआ कि एम्प्लॉइज आपके कंपनी के अंदर ज्यादा देर तक टिके, ऐसी आपको जो है वो कोशिश करनी चाहिए। आपके एम्प्लॉइज आपके कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम तक कब टिकेंगे, जब आप जो है उसकी केयर करोगे तब। तो ये आपको करना जरूरी है। यानी कि 12th पॉइंट क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। 13th वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि एम्प्लॉइज को आप जो है अपॉर्चुनिटी दो कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो अपनी प्रॉब्लम का शेयर भी कर सके अपने सुपीरियर के साथ, और एम्प्लॉइज को कुछ न्यू बिगिनिंग करने के लिए भी आप उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। ये था 13 पॉइंट इनिशिएटिव। 14 वन इज लास्ट वन इज स्क्रिप्ट डिकॉर। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जो एक कंपनी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि जो हार्मोनी एनवायरनमेंट हो, हर एक पर्सन के साथ रिलेशन हो, एम्प्लॉइज के बीच, एम्प्लॉइज मैनेजर के साथ, सबके साथ फीलिंग्स हो। इस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो कंपनीज के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद 2.5 में आपको एमबीओ का एक फुल फॉर्म दिया गया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये फुल फॉर्म आपको 1 सेंटेंस के अंदर आ सकता है। 2.5 के अंदर आपको ये खास देखना है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इस चैप्टर को घर पे रिवाइज करोगे। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। जय माता दी।